टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को अगर हम लोग देखें तो केमिस्ट्री के हर एक पार्ट में, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, फिजिकल का तो उसमें थोड़ा बहुत यूज आता है, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को हम कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर है, क्योंकि इसका यूज ऑर्गेनिक का जो आपका मैकेनिज्म वगैरह हो गया या पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक के पार्ट जो हो गया वो सब आसान हो जाएंगे। और इस चैप्टर में हम लोग मेनली अभी सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड का मीनिंग क्या है या बॉन्ड क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बॉन्ड के लिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करें कि व्हाट डू वी मीन बाय बॉन्ड, ओके। तो बॉन्ड एक्चुअली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो केमिकल सब्सटेंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला होता है। यानी कहने का मीनिंग कि जब दो केमिकल सब्सटेंस जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है और वही फोर्स की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मीन्स केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स टुगेदर द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स, ओके। तो हम लोग लिख ले इसको, it is the force of attraction which binds together force of attraction which binds together atoms in a molecules, ठीक है। तो ये किसी मॉलिक्यूल्स में लगने वाले फोर्स होते हैं जो एटम के बीच फोर्स लगते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं और उस फोर्स की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं और इसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड होगा एंड थर्ड विल बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड थर्ड विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। एंड फिफ्थ नंबर H bonding means हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। And next type of bond will be van der Waal force of attraction, ठीक है, van der Waal force of attraction। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और इलेक्ट्रोवायलेंट उसी को हम लोग बोलते हैं। तो एक एक करके यानी वन बाय वन करके सबको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड,
और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय complete transfer of electrons from the outermost orbit of one atom to the other atoms. One atom to the outermost orbit of other atom, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड की बात करें या आयनिक बॉन्ड का मीनिंग होता है कि किसी एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो दूसरे एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ऐसे बनने वाले बॉन्ड को इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यानी इस बॉन्ड में हम लोग देखें तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक एटम के आउटर मोस्ट से दूसरे एटम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, मीन्स दैट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। एज फॉर एग्जांपल NaCl, इसमें अगर मैं देखूं तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम पे Na प्लस चार्ज आता है, यानी कि Na प्लस बना लिया तो एक प्लस चार्ज आ गया। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें तो है एक क्लोरीन एटम है इसलिए मैं हाफ Cl2 लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl माइनस बना लिया, ठीक है। तो एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl माइनस यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लिया, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पे Na प्लस बना लिया, मीन्स एक यूनिट प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये NaCl आयनिक कंपाउंड हो गया। सिमिलरली अगर KCl की बात करें तो यहाँ भी पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद K प्लस बना लिया, और क्लोरीन भी सिमिलर है यहाँ पे। तो जो एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपने ऊपर एक यूनिट प्लस चार्ज डेवलप करता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 यूनिट प्लस चार्ज डेवलप करता है। सपोज कि मैं कैल्शियम ले लिया तो ये कैल्शियम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और प्लस 2 यूनिट चार्ज डेवलप करेगा, ठीक है। MgCl2 अगर मैं ले लूं तो यहाँ भी क्या करेगा, मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 यूनिट प्लस चार्ज डेवलप कर लिया, ठीक है। तो इसका मीनिंग कि यहाँ पे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 क्लोरीन है, इच क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट ट्रांसफर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यानी बॉन्ड बनाया तो 2 यूनिट प्लस चार्ज डेवलप किया मैग्नीशियम एटम यहाँ पे, तो यानी कि आयंस के फॉर्म में डेवलप कर लिया Mg2 प्लस आयन और Cl माइनस, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से MgCl2 यानी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा।
अब मैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात कर लूँ, इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल, यहाँ पे वर्ड यूज कर लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन by an atom in the formation of ionic compound is called electrovalency. इलेक्ट्रोवायलेंसी ऑफ दैट एटम, ठीक है। यानी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में एक एटम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या कितना गेन कर रहा है, उस एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी उतनी ही होगी। यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मैक्सिमम, तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी, और 1 कर रहा है तो 1 होगी। अगर मैं ये MgCl2 की बात करूं तो इसमें मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक क्लोरीन मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1, और मैग्नीशियम, एक अकेला मैग्नीशियम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं अपने आउटर मोस्ट से, तो 2, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर मैं CaCl2 ले लिया तो इसमें कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी, यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, ठीक है। NaCl अगर मैं ले लिया तो इसमें सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी। क्लियर। तो इसके लिए कंडीशन अब हम लोग देख ले, कंडीशन फॉर आयनिक कंपाउंड, कंडीशन फॉर आयनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट कंडीशन अगर बात करें तो मेटल प्लस नॉन मेटल होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, IP फॉर मेटल शुड बी लो, ठीक है। मेटल की IP यानी कहने का मीनिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नॉन मेटल शुड बी हाई, ठीक है। यानी नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन गेनिंग इंथैल्पी जो होती है, या उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, हाई होनी चाहिए। यानी कि जितना फास्ट हो या जितना स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को खींच सके, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। और इसीलिए ऐसे केस में जो आयनिक बॉन्ड्स होंगे वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और मेटल की IP यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होनी चाहिए। और जितना कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा मेटल के, उतनी ही फास्ट वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट से
रिलीज कर सकते हैं और कैटायनिक फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक पॉइंट लिया, सपोज कि एक यहाँ पे एक एटम ये ले लिया, ठीक है, और दूसरा एटम बी ले लिया, तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर दोनों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे केस में जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होंगे वो, या कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होंगे, तो ये कंपाउंड कैसा बनाएंगे, तो मेटालिक बनाएंगे, मेटालिक। ठीक है, दूसरा अगर कंडीशन में देख लूँ तो अगर ए और बी एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो इससे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो ये कंपाउंड किस तरह के होंगे, तो वो आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी ये कंपाउंड आयनिक हो जाएंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट इसको मैं ले लिया, इसको सेकंड पॉइंट ले लिया। थर्ड पॉइंट में अगर ए प्लस बी तो अगर मैं यहाँ पे ले लिया, एक कंडीशन लिया कि दोनों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो मेटालिक, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयनिक कंपाउंड को फॉर्मेशन करेगा। अब दोनों अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ए और बी बोथ आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड एज कैसा, तो ये कोवैलेंट होगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। सपोज कि यहाँ पे मैं ले लूँ एक क्लोरीन और दूसरा भी क्लोरीन, यानी कि हाफ Cl2 और यहाँ पे हाफ Cl2, ये क्या बना लेगा, Cl2। देखिए यहाँ कोवैलेंट बना रहा है, दैट इज हम कह सकते हैं कि ये किस तरह का बनाएगा, Cl और Cl के बीच बॉन्ड बनाया तो कोवैलेंट कंपाउंड बनाया। एक यहाँ पे अगर मैं एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सपोज मैं सोडियम लिया और एक क्लोरीन ले लिया, तो ये NaCl बना रहा, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। इसमें सपोज कि मैं दूसरा कोई ले लिया, पोटासियम ले लिया, दूसरा भी पोटासियम, दोनों के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये मेटालिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, आज समझ में यहाँ पे A प्लस बी, मान लिया मैं दो एटम ले लिया है, एक एटम A दूसरा एटम B, तो दोनों अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेटालिक कंपाउंड बनाएगा। अब यहाँ पे सेकंड में केस लिया कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सेकंड जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस केस में ऐसे कंपाउंड बनाएगा, मीन्स आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और थर्ड केस में लिया कि दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाया हूँ, तो कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, मीन्स Cl2 टाइप का जो है H2Cl2 इस टाइप के जो है फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके लिए हम लोग कुछ देख ले कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हम लोग आएंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between cations and anions। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस के बीच एग्जिस्ट करते हैं
तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड पॉइंट हम लोग लिख लेंगे कि डायरेक्शनल की अगर बात करें तो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे मैं Na+ ले लिया, Cl- Na+, बहुत सारे इस तरह से आयंस रहेंगे, ठीक है। तो हर एक आयंस एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, यानी अगर मैं इसकी बात करूँ तो इधर इससे भी अट्रैक्ट होंगे, इससे भी अट्रैक्ट होंगे, इससे भी होंगे, और ये भी जो है इससे अट्रैक्ट होंगे, यानी सारे एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। मीन्स कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन है, ओवरऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं कैटायंस और एनायंस के बीच, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। तो इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल नेचर के नहीं होते हैं, नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लोज्ड पैक्ड, इस साफ दिखाई दे रहा है, इधर लिख दे रहा हूं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप्स के होते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम लोग लिख लें, फोर्थ पॉइंट में अब स्ट्रॉन्ग जब बॉन्ड बनाएंगे तो हार्डनेस इनकी बढ़ेगी, तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लिख सकते हैं कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ नंबर में लिख सकते हैं दे आर गुड कंडक्टर of electricity or electric current in molten form or in aqueous solution, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन में और मोल्टन फॉर्म में गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है और ये हार्ड सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 6 में, दे आर हार्ड और ब्रिटल, ठीक है, यानी इनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, इसलिए ये ब्रिटल फॉर्म इसको बोल सकते हैं, और हार्ड सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख ले, दे हैव हाई लैटिस एनर्जी, ठीक है। इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर ले पहले। लैटिस एनर्जी, इसको LE से रिप्रेजेंट कर लेंगे और U से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल U से भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं लैटिस एनर्जी को। तो लैटिस एनर्जी का मीनिंग, सपोज कि मैं ये कोई गैसियस कैटायंस लिया और B गैसियस एनायन, गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन,
ठीक है। तो ये सॉलिड जो बनाया AB टाइप का सॉलिड बना लिया, ठीक है। तो इस केस में डेल्टा H कितनी होगी, तो ये लैटिस एनर्जी का इक्वल। इसका मीनिंग कि 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड के फॉर्मेशन करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है वही अमाउंट ऑफ एनर्जी लैटिस एनर्जी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड और आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स constituent ions in gaseous form, ठीक है। That is amount of energy released, the amount of energy released when 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound is formed from its constituent ions, from its constituent ions in गैसियस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 मोल किसी आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है उसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस से वही अमाउंट ऑफ एनर्जी लैटिस एनर्जी होती है, ठीक है। ओके तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 मोल आयनिक सॉलिड NaCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है कितने हो रही है, तो U, यानी कि जो लैटिस एनर्जी इसमें हम जो दिखाए हैं U है, जो कि ये निगेटिव होगी, यानी डेल्टा H की अगर बात करें तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो -U, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, अगर बाहर निकालेंगे तो माइनस में चला आएगा। इसका मीनिंग कि लैटिस एनर्जी निगेटिव होगी, मीन्स एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा H -U इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर रही है, तो 1 मोल आयनिक सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए उनके जो कंस्टिट्यूएंट आयंस है, केटायंस, दैट इज केटायंस एंड एनायंस, दैट विल बी क्या होनी चाहिए, यानी कि वो गैसियस फेज में होनी चाहिए, बट यहाँ पे है क्या, सॉलिड, तो इनको हमें कन्वर्ट करनी होगी, यानी गैसियस फेज में लेनी होगी। तो ये तो केटायंस और एनायंस है नहीं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि गैसियस केटायंस Na+ और गैसियस एनायंस Cl-, और फिर जो है ये NaCl सॉलिड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हुआ, और प्लस U लैटिस एनर्जी, क्लियर। तो अब हम लोग देख ले कि इस लैटिस एनर्जी, यानी कहने का मीनिंग लैटिस एनर्जी को तो हम लोगों ने डिफाइन किया, और ये डेल्टा H इक्वल्स टू -U के इक्वल हो रहा है लैटिस एनर्जी। इसका मीनिंग कि डेल्टा H जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, इस पूरे कंपाउंड को अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन के लिए how many types of energy involved during the chemical reaction, that is the formation of NaCl, यानी जितने टाइप्स के एनर्जी इन्वॉल्व होंगे, इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, सबको इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, वो जो है डेल्टा H के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल आयनिक सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिलीज करेगी मीन्स लैटिस एनर्जी कही जाएगी।
तो यहाँ पे अब हम लोग गैसेस कैटायंस और एनायंस में चेंज किए, और ये चेंज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से हमको सफ़र करना होगा। तो उन सभी प्रोसेस को हम लोग देख लें और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेल्टा एच एफ यानी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ जो कि माइनस यू के इक्वल हो रहा है, माइनस यू। तो यहाँ पे डेल्टा एच एफ क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड और आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और लैटिस एनर्जी यू जो है यहाँ पे लैटिस एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लैटिस एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। यानी कैटायंस और एनायंस के बीच जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतनी ही लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं जब डायरेक्टली का रिलेशन है तो U बढ़ेगा, इसका मीनिंग कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो U बढ़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक Na+ लिया और दूसरा Cl-, तो इन दोनों के बीच कुछ जो बॉन्ड बनेंगे कुछ डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच लगते हैं तो काफ़ी क्लोज होगा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे एक दूसरे से ये सेपरेट होंगे। तो ऐसे केस में जो बॉन्ड होंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। तो वो डिस्टेंस कितना है और इन पे चार्ज कितना है, ये कैटायंस और एक एनायंस पार्टिकल मैं लिया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कितने हो जाएंगे? तो Q1 Q2 अपन R²। मीन्स कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस। तो ये कूलम फोर्स की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। कूलम फोर्स भी क्या है कि कूलम फोर्स भी यही डिफाइन करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। आइदर द चार्ज पार्टिकल्स इज सिमिलर और डिफरेंट, यानी दोनों में से कोई हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे और सेम होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो कैटायंस और एनायंस के बीच जो चार्ज लग रहा है देख रहे हैं तो वो अपोजिट चार्ज है, और अपोजिट चार्ज के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ both charges, that is cations and anions, and inversely proportional to the distance between these two charge particles, ठीक है। यानी अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा किस कंडीशन में कि चार्ज यानी Q1 और Q2, अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्लस माइनस के फॉर्म में, यानी प्लस माइनस n, ठीक है। तो निगेटिव हो या पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और सेकंड हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा अगर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इंक्रीज करता है तो, ठीक है। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि अगर मैं साइज देखूं कैटायंस और एनायंस के, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो एक मैं एक ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया और दूसरा ऐसे कर लिया, ठीक है, और एक यहाँ पे ये ले लिया और दूसरा, तो ये बड़े साइज वाला है, यहाँ पे लार्ज साइज और यहाँ पे स्मॉलर साइज, ठीक है। यानी साइज अगर छोटा हो कैटायंस और एनायंस का तो हम लोग इसको A मान लिया एटम और इसको B, यहाँ भी A और B। तो यहाँ पे लार्ज साइज है एटम का, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ जाएगा, और यहाँ पे साइज क्या है, छोटा है, स्मॉल साइज है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा।
तो इसका मीनिंग कि साइज पे भी डिपेंड करता है। कैटायनिक और एनायनिक साइज जितना छोटा होगा उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही स्ट्रॉन्ग लगेगी। तो इस केस में यानी कि जो फोर्स लगेगा ज़्यादा लगेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे, और इस केस में थोड़ा वीक होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं फर्स्ट पॉइंट में लिख सकता हूँ लैटिस एनर्जी दैट इज यू भी हम लोग लिख सकते हैं, यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगा इफ साइज ऑफ cations and anions is smaller। ठीक है, यानी स्मॉलर साइज होगा कैटायंस और एनायंस के तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। और यहीं मैं इसका अपोजिट लिखूं तो अगर बिगर साइज होगा, लार्जर साइज होगा तो इनकी लैटिस एनर्जी कम होगी। लैटिस एनर्जी decreases if size of cations and anions larger। ठीक है, यानी बड़ा साइज होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। अब ये लैटिस एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं NaCl ले लिया और LiCl ले लिया। ठीक है, एक KCl ले लिया। अब इसमें मुझे लैटिस एनर्जी अगर बतानी है ऑर्डर, तो क्या होगा ऑर्डर? लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो हमें साइज इसमें देख लेना होगा। ठीक है, तो साइज हम लोग ऑर्डर निकाल ले तो वो भी पता चल जाएगा। साइज ऑफ कैटायंस, तो कैटायनिक साइज ऑर्डर क्या हो जाएगा? लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा, देन सोडियम एंड देन पोटेशियम। ठीक है, इस पर चार्ज मैं दिखा दूं तो साइज सबसे छोटा साइज लिथियम का होगा, उसके बाद सोडियम, देन पोटेशियम। तो साइज जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी उनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें आप क्लोरीन देखो तो सब में कॉमन है। ठीक है, तो साइज में ऑर्डर निकाल लिया, लैटिस एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा? लैटिस एनर्जी LiCl, NaCl एंड KCl। तो इसमें ऑर्डर ये उल्टा हो जाएगा लैटिस एनर्जी, यानी सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी LiCl का होगा, देन NaCl, देन KCl। ओके, मैं चार्ज की बेस पे देख लूं। ठीक है, तो अगर मैं एक ले लिया NaCl, दूसरा MgCl2 मैं ले लिया, तो इन दोनों में क्या होगा? तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो Na प्लस और ये Mg2 प्लस, Na प्लस और Mg2 प्लस। ठीक है, तो साइज अगर देखें तो साइज Mg का छोटा होगा Na से, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, सेकंड के हैं। तो अगर यहाँ पे चार्ज डिफरेंस हो, चार्ज डिफरेंट हो, तो यहाँ पे हम साइज फैक्टर देखेंगे कि उसको नेगलेक्ट करके चलेंगे, मेनली हम चार्ज देखेंगे। यानी चार्ज इस पे ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे केस में चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा साइज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो लैटिस एनर्जी निकालेंगे, साइज देख ले, यहाँ पे साइज तो ये हो जाएगा, बट चार्ज देख रहे हैं तो चार्ज के अकॉर्डिंग Mg2 प्लस का चार्ज ग्रेटर है Na प्लस से। तो इस केस में लैटिस एनर्जी कितनी हो जाएगी?
लैटिस एनर्जी Mg2 प्लस यानी MgCl2 ग्रेटर देन NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इफ, या ऐसे हम लोग लिख लें कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख लें, तो चार्ज यानी Q, और ये Q प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, Q प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज, अगर मैग्नीट्यूड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज कर रहा है तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। If magnitude of charges are different lattice energy increases with increase in magnitude of charges, ठीक है। यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वहां पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी is inversely proportional to the size of ions, ठीक है। यानी साइज ऑफ आयंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी। साइज अगर बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी घटेगी और साइज डिक्रीज करेगा, छोटा साइज होगा कैटायंस और एनायंस का तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो अब हम लोग देख ले कि लैटिस एनर्जी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इसको हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं, सॉलिड का फॉर्मेशन करने में, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिया कि ये Na सॉलिड यानी सोडियम सॉलिड प्लस Cl2 गैसियस स्टेट में लिया गया है। अब इसको मैं बैलेंस कर लिया हूँ क्योंकि एक ही क्लोरीन के एटम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो NaCl सॉलिड बना रहे हैं, ठीक है। इसमें ये U लैटिस एनर्जी रिलीज कर रही है, दैट इज डेल्टा HF। ये कितनी हो जाएगी? अब डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो सॉलिड स्टेट है सोडियम का, इसको सब्लिमेशन करानी पड़ेगी, यानी सॉलिड से गैसियस एटॉमिक फॉर्म में जाना पड़ेगा और फिर
गैसियस से गैसियस कैटायनिक फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो इन सभी प्रोसेस को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस स्टेट में मैं आया, तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी, और इस एनर्जी को हम लोग सब्लिमेशन एनर्जी बोलेंगे। मीन्स डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, सॉलिड से गैसियस स्टेट में जा रहा हूँ, दैट इज हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है। फिर ये गैसियस एटम से गैसियस कैटायनिक फॉर्म में जानी पड़ेगी, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक इस पे प्लस चार्ज डेवलप करनी पड़ेगी, और उस एक प्लस चार्ज डेवलप करने के लिए सोडियम के आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना होगा, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच आई पी और आई ई। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ए गैसियस आइसोलेटेड एटम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वहीं आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहे जाते हैं। सेकंड यहाँ पे मैं देखूं तो ये क्लोरीन के बीच क्या है, Cl2 मॉलिक्यूल्स में क्लोरीन क्लोरीन के बीच बॉन्ड है। अब मैं यहाँ पे बैलेंस करके लिखा हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे एक ही क्लोरीन एटम है, लेकिन नेचर में जो है फ्री स्टेट में क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए ऐसे लिखना पड़ा। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करनी पड़ेगी, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहे जाएंगे। इसका मीनिंग कि हाफ ऑफ द डेल्टा एच ऑफ क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, यानी यहाँ भी हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो फिर ये आ जाएगा किस में, गैसियस क्लोरीन एटम में। बॉन्ड को मैं ब्रेक कर लिया, और फिर यहाँ से एनायनिक फॉर्म में जाना है, यानी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन देनी पड़ेगी, तो Cl माइनस गैसियस स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच ई जी, मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करना है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ पे डेल्टा ई जी मैं उसको बोल रहा हूँ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। अब वो डेल्टा एच ई जी निगेटिव भी हो सकता है, यानी देनी भी पड़ सकती है, और यानी रिलीज भी कराया जा सकता है। इसका मीनिंग कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, एटम कैसा है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये दोनों हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मुझे गैसियस कैटायन और गैसियस एनायंस मुझे मिल गया, तो फाइनली आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। जैसे अब ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और फाइनली ये NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन दोनों से अब मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, अब फाइनली जब ये NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन होगा तो लैटिस एनर्जी EU रिलीज करेगी। ठीक है, और फाइनली टोटल जो मैं देख रहा हूँ डेल्टा HF मीन्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो डेल्टा HF मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा HF मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड और आयनिक कंपाउंड, जितने भी टाइप्स के एनर्जी इसमें इंक्लूड है सबको ऐड कर देंगे, डेल्टा HF के इक्वल हो जाएगा। दैट इज मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा HF इक्वल्स टू हीट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी मीन्स डेल्टा H सब्लिमेशन। नेक्स्ट हो जाएगा डेल्टा HIE, यानी ये हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, प्लस नेक्स्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि इसको भी हम डेल्टा H के F के फॉर्म में दिखा सकते हैं।
प्लस हाफ ऑफ द डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस फिर आ जाएगा डेल्टा HEG। डेल्टा HEG मीन्स एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी ये है कि हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। एंड देन U, इसमें लैटिस एनर्जी U रिलीज कर रही है। तो एक इक्वेशन आ गया यहाँ पे, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। तो फाइनली डेल्टा HF यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और आयनिक सॉलिड, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H IE आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा HEG प्लस U, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गया और इस इक्वेशन को कहा जाता है बॉर्न हैबर साइक्लिक प्रोसेस। बॉर्न हैबर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसी का नाम है बॉर्न हैबर साइक्लिक प्रोसेस। अब मान लेते हैं इसमें से कोई भी एक अननोन क्वांटिटी आपसे पूछ सकता है अदर को दे करके, सब्लिमेशन एनर्जी दे सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वगैरह, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी दे दिया। आपसे पूछ लिया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर आयनिक सॉलिड कितना होगा, या कोई भी एक अननोन जो है पूछ सकता है अदर को दे करके, ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गया हीट ऑफ एंथैल्पी, और या कहने का मीनिंग कि लैटिस एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें कौन से क्वांटिटी किस तरह के हैं, कैसा उनका सिंबल यानी साइन होगा, वो हम लोग डिस्कस अभी किए थे, लेकिन फिर से एक बार मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। ये हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, डेल्टा H सब्लिमेशन, यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑलवेज जो है हीट इसको हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख ले कि डेल्टा HF जो ये सब्लिमेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसको देखूं तो डेल्टा HIE यानी आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ भी है, हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसको भी मैं अगर देखूँ तो कैसा है, इसमें भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और लैटिस एनर्जी ये निगेटिव होंगे, ठीक है। ये सबका मैं सिंबल भी बता दिया साइन के साथ, और उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो और कोई भी एक अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी निकालने का एक फार्मूला डिराइव हुआ। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है एसएस लॉ, ठीक है। तो एसएस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है और वही रिएक्शन 2 या मोर देन 2 स्टेप में, 3 या 4 स्टेप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगी एक स्टेप में, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट जो है या एंथैल्पी चेंज जो होगा वो मल्टी स्टेप में होगा, ठीक है। तो एसएस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि heat change occurs during the chemical reaction remains constant either the reaction takes place in one step or in several steps or in different steps। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, सपोज कि मैं एक एग्जांपल लिया, ए से कोई प्रोसेस डी हो रहा है, ठीक है, और यही प्रोसेस ए से पहले बी हुआ, बी से सी गया और सी से
डी गया, इस तरह का। यानी इस केस में डेल्टा एच जो यानी फाइनल हेट ऑफ फॉर्मेशन आ रहा है वो कितना आएगा, सपोज कि x में मान लिया, XYZ कुछ भी मान लिया, और यहाँ पे A से B जाने में डेल्टा H1, या इसको मैं Q भी मान सकता हूँ, Q के फॉर्म में भी। सपोज कि यहाँ Q1 है 8, यहाँ पे Q2 और इसमें Q3, ठीक है। या इसी को हम लोग डेल्टा H1 लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा H2 और यहाँ पे डेल्टा H3। तो ये डेल्टा HF कितना हो जाएगा, ये डिफरेंट स्टेप्स में प्रोसीड कर रहा है और वही प्रोसेस सिंगल स्टेप में कर रहा है। तो फाइनली अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ये डेल्टा HF हो जाएगा, डेल्टा HF अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसी को डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी ये डिसाइड किया गया है, ठीक है।